हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार। मैं प्रशांत द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिलीजेंस के क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के 6th चैप्टर की लाइंस और एंगल की। लाइंस और एंगल स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझेंगे कि एंगल क्या होता है, कितने टाइप के एंगल होते हैं और पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं एंगल्स। तो एंगल समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि लाइन, रे और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस होता है। वैसे बहुत बेसिक से डिफरेंस है, आई थिंक आप सभी परिचित होंगे। लाइन, एक स्ट्रेट लाइन क्या होती है? स्ट्रेट लाइन जिसे हम लोग लेफ्ट या राइट किसी भी तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। आप जानते हैं लाइन कई तरीके की होती हैं और स्ट्रेट लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसके हर एक पॉइंट पे 180 डिग्री बनता है। आई थिंक इस डिफरेंस से आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे। और इसको हम लोग लेफ्ट साइड में और राइट साइड में किसी भी तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। बल्कि जब हम लाइन सेगमेंट की बात करते हैं तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट लाइन का एक टुकड़ा होता है, एक हिस्सा। जैसे अगर आपने इसी में से एक टुकड़ा काट लिया तो ये ए बी जो हुआ आपका, ये ए बी एक लाइन सेगमेंट है। ए बी क्या है बच्चे? एक लाइन सेगमेंट है। अब फिर आती है बारी रे की। किसकी बारी? रे की। रे क्या होता है? रे जिसका एक इनिशियल पॉइंट होता है, और दूसरी तरफ उसको प्रोसीड किया जा सकता है इनफाइनाइट लेंथ तक, उसे आप रे बोलते हैं। इस साइड भी, और ऐसे आप अगर ड्रॉ करें तो इस तरफ भी। तो ये रे है जिसमें एक इनिशियल पॉइंट होता है और दूसरी साइड उसको इनफाइनाइट लेंथ तक आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे लाइन सेगमेंट और रे में बेसिक डिफरेंस क्या है। अब बात करें अगर एंगल की। एंगल क्या होता है? तो एंगल कई तरह से डिफाइन किया जाता है। जैसे कि जब दो चीज़ें एक दूसरे को जहाँ पे मीट करती हैं, जहाँ पे दो सतह मिलती है या दो लाइनें मिलती हैं तो वहाँ एंगल बनता है। या दो लाइनें जहाँ पे एक दूसरे को काटती हैं वहाँ पे एंगल बनता है। मतलब तरह तरह डिफिनेशन दी गई है एंगल की। वैसे अगर आम भाषा में मैं कहूँ आपसे, तो जहाँ पे जोड़े या फिर काटे, जहाँ पे दो लाइनें जुड़ जाएँ या फिर कट जाएँ, तो जहाँ जुड़े जहाँ कटे वहीं बने कोण। ठीक, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये दो लाइन सेगमेंट एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं इस पॉइंट पे, तो यहाँ कोण बन रहा है। ये दो लाइनें अगर एक दूसरे काट रही हैं तो यहाँ पे देखिए कोण बन रहा है। ठीक, ये सब क्या है? ये सब कोण है, एंगल बन रहे हैं। तो जहाँ जुड़े जहाँ कटे वहीं बनता है आपका कोण, यानी एंगल बनता है। बट एनसीईआरटी किस चीज़ को प्रेफर करती है? एनसीईआरटी अकॉर्डिंग डिफिनेशन क्या है? तो अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो एनसीईआरटी क्लास 11th में आपको बहुत क्लियर एंगल डिफाइन किया गया। उसके हिसाब से एंगल इज एन मेजर ऑफ द रोटेशन ऑफ द रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। एंगल इज एन मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। मतलब क्या हुआ? मतलब जैसे आपके लिए अगर मैं इसकी बात करूं, ये रे है, तो इस रे का जो ये पॉइंट होता है बेटा, इसको आप इनिशियल पॉइंट कह रहे हैं। अब इस इनिशियल पॉइंट का रोटेशन, यानी अगर इसे हम रोटेट कराएंगे ऊपर, तो अगर सपोज कीजिए यहाँ पे है और यहाँ से रोटेट करके थोड़ा सा आगे बढ़ी, तो जो ये रोटेशन हो रहा है बेटा, आपने पहले यहाँ इनिशियल था, ये आपकी रे थी, और इस रे को आपने रोटेट करा के यहाँ पहुँचाया, तो जो इनके बीच का मेज़र होगा उसी को ये एंगल कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एंगल कहते हैं। एंगल इज चलिए राइट कर लेते हैं इसको। एंगल इज ए मेजर ऑफ rotation. Angle is a measure of rotation of ray about its initial point. किसके द्वारा? इनिशियल पॉइंट के अकॉर्डिंग। मतलब कि इस इनिशियल पॉइंट से इसको यहीं रहने दिया जाए और इसी के अबाउट में अगर इसको हम रोटेट करा रहे हैं तो जो ये मेजरमेंट होगा इसी को इन्होंने एंगल कहा है। अब जैसे लाइन को, ये बेसिक है तो इसको इन्होंने कहा इनिशियल लाइन। ये क्या है? ये इनिशियल लाइन है जो नहीं मूव कर रही है, इनिशियल रे है, सॉरी लाइन नहीं, इनिशियल रे है। और इसे इन्होंने क्या कहा? इसे इन्होंने कहा टर्मिनल। क्या बेटा? टर्मिनल है, टर्मिनल रे। बात समझ में आ रही? और जिस पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को मीट कर रही हैं इसे कहा गया वर्टेक्स। क्या कहा गया बच्चे? वर्टेक्स कहा गया। तो ये एंगल की डिफिनेशन है। हालांकि एंगल को अगर आप एंटी क्लॉकवाइज ना घुमा के इस रे को क्लॉकवाइज मूव कराएंगे तो इसे निगेटिव एंगल कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? निगेटिव एंगल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपकी रे है
और इसे आप ऊपर घुमा रहे हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। अगर आप इसे क्लॉकवाइज मूव करें यानी यही रोटेशन नीचे की तरफ हुआ होता इस तरह से, तो ये कैसा एंगल आएगा बेटा आपका, ये वो आएगा निगेटिव एंगल। कैसा होगा बेटा, ये आएगा निगेटिव एंगल इसको बोलते हैं, ठीक। और ये कैसा होगा, ये होगा पॉजिटिव एंगल, ठीक। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे कि एंगल क्या होता है। चूंकि चैप्टर में हमें एंगल पढ़ना है, अभी एंगल के टाइप्स क्या हैं ये समझना है और पेयर ऑफ एंगल भी पढ़ने हैं, तो बेहतर होगा कि हमें इस एंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो एंगल क्या है बेटा, एंगल इज अ मेजर ऑफ द रोटेशन ऑफ रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट, यही आपका एंगल है। या आपसे ये कहें कि दो सतह या दो लाइंस या दो रे जहाँ पे उनके बीच का जो इंक्लिनेशन होता है, जो झुकाव होता है, उसी को आप एंगल कहते हैं एक आम भाषा में। जैसे आप देख रहे हैं ये दो लाइन, दो रे दी गई हैं और दोनों के रे के बीच का जो इंक्लिनेशन है उसी को आप, जो झुकाव है उसे आप एंगल कहते हैं। जरूरी नहीं कि रे ही हो, जैसे अगर दो प्लेन हैं, दो प्लेन जहाँ झुक रहे हैं वहाँ भी एंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये अलग अलग कंडीशन होती है एंगल के फॉर्मेशन की। तो एंगल बेसिक तौर पे ये 7 टाइप के होते हैं, 7 टाइप्स के। जैसे 0 डिग्री एंगल होता है, एक्यूट एंगल होता है, राइट एंगल होता है, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल। और ये मैंने लिख रखे हैं आपको कि पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं। नॉर्मली बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, वो इसे टाइप समझते हैं एंगल्स के। तो बेटा ये एंगल के टाइप्स नहीं है, ये पेयर ऑफ एंगल्स हैं। दोनों के बीच में अंतर जरूर बनाए रखिएगा। कई सारे बच्चे इस बात के लेके कंफ्यूज रहते हैं, वो इसे टाइप्स ऑफ एंगल में काउंट करते हैं। ऐसा नहीं होता, एंगल बेसिकली इतने ही टाइप के होते हैं जो मैंने आपको ऊपर लिख रखे हैं, ठीक है। चलिए पहले समझते हैं फिर समझेंगे इसको। स्टार्ट करते हैं। पहला दिया गया आपको 0 डिग्री। अब जैसे नाम से ही क्लियर है 0 डिग्री यानी जहाँ पे आप ये कह लीजिए कि एंगल का एब्सेंस हो, जहाँ पे एंगल एब्सेंट हो यानी बन ही ना रहा हो। भाई हमने क्या बताया कि एंगल बनता तब है जब दो लाइन एक दूसरे कट करती हैं या मीट करती हैं, वहाँ एंगल बनता है। तो बेटा अगर दो लाइन एक दूसरे से पैरेलल हैं, लाइन है, लाइन सेगमेंट है, रे हैं, कुछ भी हैं, अगर वे एक दूसरे के पैरेलल हैं तो क्या वे कभी एक दूसरे से मीट करेंगे? कभी नहीं मीट करेंगे। तो बेटा अगर कभी मीट नहीं करेंगे यानी उनके बीच एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री जब दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। एक केस और आता है कि जब एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर कंसाइड करती है यानी ओवरलैप करती है। सपोज कीजिए इसी के जस्ट ऊपर से एक लाइन जा रही है, ध्यान दीजिए, इसी के जस्ट ऊपर से एक लाइन जा रही है, तो ये अगर एक जस्ट ऊपर से एक लाइन जा रही है तो ये कंसाइड का केस हो रहा है। एक केस तो आपने समझा पैरेलल का, और दूसरा कि जब एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर ओवरलैप कर रही हो, तो ये केस भी आपका 0 डिग्री का आता है। इसके बीच में भी एंगल नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा, एंगल नहीं बनेगा, ठीक। इसके बाद बात करें अगर हम एक्यूट एंगल की, तो ये तो हो गया आपका 0 डिग्री। फिर आता है आपका एक्यूट एंगल। आई थिंक आप सब परिचित होंगे इससे, 7th में आपको जब स्टार्ट होता है सबसे पहले आपको ये बताया जाता है। एक्यूट एंगल क्या होता है? एंगल का मेजरमेंट आप डिग्री में करते हैं, रेडियन में भी करते हैं। जब आप डिग्री में बात कर रहे हैं तो 0 डिग्री से बड़ा हो एंगल, यानी क्या, 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। अगर मैंने मान लीजिए एंगल x लिया तो x जो हो वो 0 डिग्री से बड़ा हो बट 90 डिग्री से छोटा हो। कैसा हो? छोटा हो। यानी 0 से ज़्यादा और 90 से कम जो भी एंगल आते हैं वो आपके एक्यूट एंगल में आते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा 89.999, वो एक्यूट एंगल ही होगा क्योंकि 90 अभी नहीं हुआ है। या 0 से ज़्यादा 0.25 मान लिया गया, 0.1 मान लिया गया, या 10 डिग्री 20 डिग्री कुछ भी ऐसा माना गया, तो वे सब के सब किस में आएंगे? एक्यूट एंगल में आएंगे। तो एक्यूट एंगल 0 से ज़्यादा 90 से कम। फिर आता है आपका राइट एंगल। क्या आता है बेटा? राइट एंगल। राइट एंगल से तो आपकी मुलाकात पहले भी हो चुकी होगी। राइट एंगल यानी एग्जैक्टली कितना? 90 डिग्री। ऐसा एंगल लो 90 डिग्री के बराबर हो, वो क्या हो जाएगा? राइट एंगल हो जाएगा। फिर आता है आपका ऑब्ट्यूस एंगल। जैसे एक्यूट एंगल का जो ड्राइंग होगा वो आप जानते हैं कि इस शेप में बनेगा, ठीक, यानी लगभग 90 से कम ही रहेगा, 90 नहीं होगा। राइट एंगल की बात कर रहे हैं तो राइट एंगल आपका इस शेप में बनता है, ठीक। राइट एंगल को डिनोट करने के लिए आप ये सिंबल यूज़ करते हैं, यानी छोटे से दो आप देख रहे हैं, ये दोनों में स्ट्रेट लाइन्स रहती हैं, इसका यूज़ करते हैं। अगर आपको दो लाइनें दी गई हैं और उनके बीच में ये सिंबल बना हुआ है तो आप ये मान लीजिए 100% कि वो कितना है? 90 डिग्री है। क्लियर है? इसके बाद फिर हम बात करते हैं, अगर 0 डिग्री हो गया, एक्यूट एंगल हो गया, राइट एंगल हो गया। अब बात करते हैं किसकी? ऑब्ट्यूस की। क्या बेटा? ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस क्या होता है बेटा? ऑब्ट्यूस एंगल 90 से ज़्यादा, 90 से ज़्यादा लेकिन 180 से कम, यानी एक ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 90 से क्या हो?
90 से ज़्यादा हो, 90 से ज़्यादा हो, बट 180 से क्या हो बेटा, कम, सॉरी ये 90 ज़्यादा हो जाएगा और 180 डिग्री से कम हो जाएगा। ठीक, 90 ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, वो क्या होगा बेटा, वो होगा ऑब्ट्यूस एंगल। जैसे अब आप इसको अगर कंस्ट्रक्ट करें या ड्रॉ करें तो उसका फॉर्मेशन इस टाइप से होगा, यानी ये जो एंगल हो रहा है ये ग्रेटर देन 90 है बट लेस देन 180 डिग्री है, तो ये हो गया आपका ऑब्ट्यूस एंगल। बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा टफ नहीं है या बहुत ऐसा डीप नहीं है जो आपको मैं समझाऊं, बहुत सीधी सी बात है। इसमें मेजरमेंट के हिसाब से आपके एंगल डिवाइड किए गए, ठीक है। फिर बात करें अगर हम स्ट्रेट एंगल की, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल को हम लोग हिंदी में कहते हैं ऋजुरेखीय कोण। क्या बोलते हैं, ऋजुरेखीय कोण, नाम बड़ा अच्छा लगता है मुझे बोलने में। ये ऋजुरेखीय कोण मतलब कि वो स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल मैंने आपसे बताया जब हम लोगों ने अभी स्ट्रेट लाइन समझा था, तो यानी उसके हर डिग्री पे कितना एंगल बन रहा था, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री एग्जैक्टली कितना हो, ऐसा एंगल जो 180 डिग्री के बराबर, वही क्या होता है, स्ट्रेट एंगल। अब अगर स्ट्रेट एंगल है 180 डिग्री के बराबर है तो इसका तो डायग्राम ऐसे ही बनेगा, ये क्या होगा, एग्जैक्टली 180 डिग्री। कोई दिक्कत, बहुत सिंपल सी बात है, इसमें तो कुछ समझना भी नहीं है आपको। स्ट्रेट एंगल है ये सीधा। फिर आते हैं आपके रिफ्लेक्स एंगल। जब ये अभी तक जैसे बढ़ते आए हैं सेम ऐसे ही बढ़ते रहिए। रिफ्लेक्स एंगल क्या हो रहा है, रिफ्लेक्स अब यहाँ पे 90 ज़्यादा 180 कम था, यहाँ 180 एग्जैक्टली, अब 180 से ज़्यादा और 360 से कम, यानी क्या है, एक ऐसा एंगल जो ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा बेटा बट लेस देन 360 डिग्री। ठीक, यानी आपका जो आप डायग्राम बनाएंगे वो ऐसा बनेगा। बात समझ में आ रही, ये जो एंगल होगा वो आपका रिफ्लेक्स एंगल होगा जिसकी वैल्यू 180 से ज़्यादा होगी बट 360 डिग्री से कम होगी, ये आएगा आपका रिफ्लेक्स एंगल। एंड लास्ट में आपको मिलता है कंप्लीट एंगल, यानी पूरा हो जाए। कंप्लीट आप जानते हैं ना, जिसमें आपका जो रोटेशन स्टार्ट हुआ था वो रोटेशन आपका कंप्लीट हो जाए, तो आपका एंगल कौन सा हो जाएगा, कंप्लीट एंगल। देखिए इसलिए इसका नाम शायद कंप्लीट एंगल होता भी है कि आपका एक रोटेशन जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। जैसे आपने यहाँ से रे लिया था, ये रे आपका इनिशियल पॉइंट है, आपने इसको रोटेट कराना स्टार्ट किया, ये एंगल बनाए, आपने हर एंगल डिफाइन किया और लास्ट में यहाँ से एंगल होता हुआ घूमता हुआ फिर दोबारा इसी पे आ जाए। ठीक, तो ये जो पूरा एंगल है, पूरी साइकिल आपकी जो कंप्लीट हो रही है, इसे बोलते हैं हम कंप्लीट एंगल। क्या बोलते हैं बेटा, कंप्लीट एंगल। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ये क्या हो गया आपका कंप्लीट एंगल, यानी एग्जैक्टली कितना हो गया, 360 डिग्री। ठीक, तो ये हो गए आपके एंगल, यानी टाइप्स ऑफ एंगल में आपके 7 टाइप होते हैं और आई थिंक आपको सातों अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं पेयर ऑफ एंगल्स की, यानी जब दो एंगल रहें और वो किस तरीके से आपस में रिलेट कर सकते हैं, यानी पेयर्स में होते हैं तो क्या होता है। देखिए पहला एंगल मैंने राइट कर रखा है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल होता क्या है, जब दो एंगल्स के बीच में एक आर्म कॉमन होती है तो वे दोनों एंगल आपस में एडजेसेंट होते हैं। जैसे आपने ये एक एंगल ड्रॉ किया, ये ठीक, ये आपका ए बेटा, ये बी और ये सी। ठीक, इसमें दो आर्म्स आप यूज़ कर रहे हैं, एक ए बी है और एक बी सी है। अब चाहे तो आप इस आर्म कॉमन करके यहाँ से कोई एंगल ड्रॉ कर दीजिए और चाहे तो आप ए बी आर्म्स कॉमन करके, अगर आपने एक आर्म यहाँ फिर ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे आपने सपोज किया आपने कर दिया डी। ठीक, अब ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, एडजेसेंट हो जाएंगे। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि टू एंगल आर एडजेसेंट व्हेन दे हैव कॉमन आर्म, दे हैव कॉमन आर्म्स, यानी उनके बीच में क्या हो, कॉमन आर्म, यानी उनके बीच में कैसा हो, एक आर्म कैसा हो, कॉमन हो। वही वो दोनों एंगल कैसे होंगे बेटा, एडजेसेंट एंगल होंगे। जैसे ये एंगल बेटा और ये एंगल, यानी आप ये कह सकते हैं एंगल सी बी ए, यानी सी बी ए ये वाला एंगल, और एंगल ए बी डी ये एंगल, यानी ये एंगल दोनों आपस में कैसे हैं, दोनों आपस में एडजेसेंट एंगल है। उनका सेम एक कॉमन एंड पॉइंट होगा और एक आर्म कैसी होगी बेटा, दोनों में कॉमन होगी। इसके हमने देखा कि लीनियर पेयर क्या होता है, ये क्लियर हुआ, एडजेसेंट एंगल। अब लीनियर पेयर की बात कीजिए तो लीनियर पेयर में
और एडजेसेंट में थोड़ा सा रिलेशन है आपस में, यानी जब ऐसा हो जाए कि दो एडजेसेंट एंगल मिलके 180 डिग्री बना लें। जैसे आपने देखा कि एक ये लाइन दी गई थी और एक एंगल इसी में जस्ट ऐसा बन जाए, जैसे ये मान लीजिए कि आपने पॉइंट डी यहाँ लिखा। अब आप देखिए ये एंगल और ये एंगल, अब ज़रा ध्यान समझिए, इनके बीच में कॉमन आर्म तो है, इनके बीच में एक कॉमन आर्म है, लेकिन इनके साथ एक खास बात और जुड़ गई। खास बात क्या और ऐड हो गई बेटा, कि इन दोनों का जो सम है वो कैसा है, इन दोनों का सम 180 डिग्री हो रहा है। कैसा होगा बेटा, 180 डिग्री। यानी आप इसको डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे कि व्हेन सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल is 180 degree, then they are linear pair. वो कैसे होंगे बेटा, लीनियर पेयर होंगे। मतलब एंगल सी बी ए और एंगल ए बी और डी दोनों लीनियर पेयर हैं। मतलब क्या होगा, इन दोनों का सम कितना होगा बच्चे, 180 डिग्री होगा। ये हो जाएगा आपका लीनियर पेयर। बात समझ में आ रही है। लीनियर पेयर मतलब क्या हो गया कि जब दो एंगल का सम, दो एडजेसेंट एंगल का सम, ध्यान रखिएगा दो एंगल का नहीं, केवल दो एंगल का सम तो सप्लीमेंट्री में भी अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन लीनियर पेयर का बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि दो एडजेसेंट एंगल जिनका सम कितना हो जाए बेटा, 180 डिग्री हो जाए, वो होते हैं आपके लीनियर पेयर। ठीक, अब ये हो गया लीनियर पेयर। इसके बाद आपको दे रखा है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जैसे अब यहाँ पे ऐसे दो एंगल लेने हैं जिनका सम 90 डिग्री हो जाए। कितना हो जाए बेटा, 90 डिग्री। यानी सम ऑफ एनी टू एंगल विल बी 90 डिग्री, देन द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे मान लीजिए हमने 60 लिया, 60 के साथ कौन हो जाएगा, 30 होगा, तो 60 और 30 आपस में कैसे होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। जैसे आपने एक एंगल लिया, ये सपोज कीजिए 60 डिग्री है, ये ए बी और सी। एक दूसरा एंगल आपने लिया कहीं पे, ये यहाँ पे हो चाहे ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके बीच में कोई एडजेसेंट आर्म नहीं हो, एडजेसेंट एंगल होना जरूरी नहीं है। ये मान लीजिए पी लिया आपने, क्यू लिया और ये आर, और ये बन गया 30 डिग्री। कितना हो गया, 30 डिग्री। अब अगर इन दोनों का सम बेटा आपका 90 आ रहा है, तो ये दोनों एंगल आपस में कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्लियर। यानी सम ऑफ एनी टू एंगल इज 90 डिग्री, then angles are कॉम्प्लीमेंट्री। कैसे हो जाएंगे बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। क्लियर है। और जब बात यही सप्लीमेंट्री करते हैं, तो जैसे दो एंगल का सम 90 डिग्री हुआ कम्प्लीमेंट्री में, वहीं सप्लीमेंट्री में जब आप करेंगे तो सप्लीमेंट्री में यही सम आपका 180 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। लेकिन अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था लीनियर पेयर, वहाँ भी दो एंगल का सम 180 डिग्री था, लेकिन वहाँ पे दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री था। और यहाँ पे ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो दोनों एडजेसेंट होने चाहिए। वो कैसे भी दो एंगल हैं, अगर उनका सम 180 डिग्री हो रहा है तो इसका मतलब वो सप्लीमेंट्री है। जैसे आपने यहाँ देखा, वैसे सेम अगर सपोज कीजिए कि दो फिगर, एक ये दिया गया है, मैंने कहा ये P, ये Q और ये R दिया गया है, और ये 70 डिग्री है। कितना बेटा, 70 डिग्री है। और एक दूसरा एंगल आपका दिया गया है ये, ठीक, ये मैंने कहा M है, ये N है, और ये दिया गया है O। M, N और O दिया गया, ठीक। और इसकी वैल्यू दे रखी है बेटा 110, 110। अब देखिए आप, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये आप कह सकते हैं कि एंगल पी क्यू आर एंड एंगल ओ एन एम दोनों आपस में कैसे होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे, क्योंकि दोनों का सम कितना है बेटा, 180 डिग्री है। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं कि वो एडजेसेंट होने चाहिए, उनके बीच में एक कॉमन आर्म होना चाहिए, ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक। तो ये हो गया सप्लीमेंट्री एंगल। अब बात करते हैं जो बचे हुए एंगल हैं, वर्टिकली अपोजिट, अल्टरनेट, इंटीरियर एक्सटीरियर, करस्पॉन्डिंग एंगल और को इंटीरियर एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। जैसे आपने देखा कि ये दो लाइनें हैं, इसने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया,
अब ये एंगल और ये एंगल दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं, जिसे बोलते हैं शीर्षाभिमुख, जस्ट सामने का कोण। तो अगर मान लीजिए इसे आपने एंगल 1 कह दिया और इसे आपने एंगल 2 कह दिया, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। नॉर्मली आपने जब देखा होगा, जब आप ट्रायंगल प्रूफ करेंगे, ट्रायंगल के थ्योरम्स प्रूफ करेंगे, तो वहाँ आप लिखते हैं VOA यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल रीजन में। ठीक, अब ये जो इसे बचा हुआ है ये भी, इसे आप एंगल 3 कंसीडर कर रहे हैं और इसे आप एंगल 4, तो यहाँ एंगल 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 4। ये कैसे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर। अब अगर हमें समझना है अल्टरनेट करस्पॉन्डिंग को इंटीरियर एंगल, तो हमें जरा यहाँ पे आपको पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेगी। क्या ड्रॉ करनी पड़ेगी, पैरेलल लाइन। चलिए समझते हैं, दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं तो उसके बीच में, और उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो उसके बीच में कुछ एंगल फॉर्म होते हैं। समझिए, ये दो पैरेलल लाइंस हैं और इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है। ठीक, अब देखो यहाँ पे 8 एंगल फॉर्म होते हैं, इनका नेम देते हैं। इसे हमने कंसिडर कर लिया एंगल 1, इसे कर दिया 2, इसे कंसिडर कर लिया 3, और इसे 4, इसे कर दिया 5, ये हो गया 6, ये हो गया बेटा 7, और ये हो गया बच्चे 8। ठीक, और इसे हमने कंसिडर कर लिया लाइन L, और इसे M कर दिया, और इसे मान लिया लाइन N। ठीक है, आप जानते हैं यहाँ पे आपको L पैरेलल टू M गिवन है आपको। ठीक, L पैरेलल टू M दिया गया है, और इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन N कट कर रही है दोनों को। ठीक, यहाँ पे 8 टाइप्स के एंगल फॉर्म होते हैं। अब जरा समझिए एक एक करके कि सभी एंगल्स को क्या क्या है। जैसे मैं आपको स्टार्ट करता हूँ, पहले वर्टिकली अपोजिट एंगल अगर यहाँ देखा जाए, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल में अगर आप ध्यान से समझे तो इसमें भी कई सारे पेयर बनने होंगे। जैसे एंगल 1 और एंगल 3 दोनों आपस में कैसा है, इक्वल है। किस रीजन से, वर्टिकली अपोजिट। सेम एंगल 2 और एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट है। ऐसे यहाँ भी 5, 7, 6 और 8। ठीक, अब इसके बाद अगर हम बात करें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की, किसकी, अल्टरनेट, इसमें 2 लिखा हुआ है, एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर। तो पहले समझते हैं इंटीरियर एंगल कॉन्सेप्ट क्या है और वो कैसे होते हैं। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक छोड़ के, एक लीव करके। जैसे आप अगर बैठे हुए हैं लगातार, तो अगर आप चेयर्स लगी हुई हैं, अल्टरनेट क्रम में बैठो, मतलब एक सीट छोड़ के तब आप बैठो, अल्टरनेट। यानी आप अगर इंटीरियर की बात कर रहे हैं, तो दोनों लाइन के अंदर, यानी इस L और M के बीच में जो अंदर बन रहे हैं, ये 4 एंगल बन रहे हैं, 3, 4, 5, 6, यही 4 ऐसे एंगल हैं जो इंटीरियर एंगल हैं। अब इन सब में अल्टरनेट यानी एक छोड़ के, मतलब कि अगर आप 3 की साइड में, आप 3 की बात कर रहे हैं, तो इस साइड में अगर ऐसे देख रहे हैं तो आप इसको छोड़ के इसको लेंगे। ये समझने का तरीका है महज कि आपने अगर 3 देखा तो इस साइड में कौन एंगल बन रहा है, आपका 6 बन रहा है, 6 छोड़ के चाहे 5 ले लीजिए। और या आप ये समझिएगा आपको अगर इस तक जाना है तो पहले आपने लाइन क्रॉस की, आपने फिर 4 को छोड़ दिया, एक छोड़ना है, एक लीव करना है आपको, फिर किस पे आएंगे, 5 पे आएंगे। यानी या समझिए आप डायरेक्टली ऐसे क्रॉस में, जो तिरछे में अंदर की तरफ बैठे हुए हैं, उसे अल्टरनेट इंटीरियर। ये महज एक तरीका है याद करने का, कैसे आप याद कर पाते हैं। चाहे आपके दिमाग में रहे तो ये लीव करके बढ़ने वाला क्रम, चाहे ऐसे क्रॉस में, जो आपको याद हो सके वैसे याद कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मसला ये है कि आपको याद होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। तो यानी अल्टरनेट इंटीरियर की बात कीजिए, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। ये कैसे होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये कब हो रहा है, जब L और M पैरेलल हैं। इस पे भी आपको मैं ऑक्सियम भी समझाऊंगा, लेकिन अभी पहले ये समझ लीजिए, जब टाइप समझ रहे हैं तो 3 और 5 कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। फिर अगर यहाँ समझा जाए तो इसमें देखिए यहाँ 4 और 6 है, यहाँ कौन है, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 है। ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर में आते हैं। सेम यही अगर मैं आपसे अल्टरनेट एक्सटीरियर की बात करूँ, अल्टरनेट कैसे एक्सटीरियर की, आप पहले ये समझिए एक्सटीरियर एंगल बन कौन से रहे हैं। अगर मैं एक्सटीरियर एंगल की बात करूं तो एक्सटीरियर लाइन के जो बाहर बन रहे होंगे वही आपके एक्सटीरियर होंगे। जैसे लाइन के अंदर में 4 बन रहे हैं और 4 बाहर बन रहे होंगे, 2 ऊपर और 2 नीचे। अब इसमें एक्सटीरियर यानी अगर आप 1 और 2, 7 और 8 की बात करें, तो आप 1 है, 1 के बाद आप 2 आ रहे हैं, 2 को छोड़ के 7 की तरफ बढ़ रहे हैं। या ऐसे क्रॉस में देखिए 1 और 7, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7। और अगर 2 के सेंस में बात करें तो 2 में आप 7 को छोड़ के आप 8 की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। यही तरीका है, मैंने आपसे कहा। जरूरी नहीं कि ऐसी पैटर्न में आप आगे बढ़ रहे हैं तभी आपको मिल रहा है। या आप क्रॉस में याद रखिए तो एंगल 2 इज इक्वल टू क्या हो गया,
एंगल 8, ये आपके होते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक, तो अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद फिर आपसे करा है करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? करस्पॉन्डिंग को हिंदी में कहते हैं बेटा संगत कोण। क्या बोलते हैं? संगत कोण। ये मैं आपको हिंदी कभी कभार इसलिए बताता हूँ ताकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें हिंदी ज़्यादा समझ में आती है। मैं आपको अपने पढ़ने टाइम पे एक किस्सा बताऊँ। हम लोग 10th तक हिंदी मीडियम थे और 11th में हम लोगों को इंग्लिश मीडियम कर दिया गया था। प्रिंसिपल साहब हमारे यहाँ के महाराजा इंटर कॉलेज को उन्होंने इंग्लिश मीडियम कर दिया। अब इंग्लिश मीडियम में हम लोग को आता था नहीं, तो बड़ी समस्या हुई। तो उस समय हम लोग को एक टॉपिक आता है कैपिलरी ट्यूब का। कैपिलरी ट्यूब सर थे, पढ़ा रहे थे, लगातार पढ़ाते गए, लेकिन कैपिलरी ट्यूब समझ में तो आ रहा था, हाँ कोई ट्यूब है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं हो रहा था। तो उन्होंने कहा, अवधि में बोलते थे वो, उन्होंने फिर कहा, कहें कि केस नली समझा थे, केस नली। तो बताने लगे, कहें केस नली। जब उन्होंने कहा केस नली तो हम लोग को समझ में आया केस मतलब क्या? बाल। उन्होंने बताया कि देखो केस नली कहने के बाद दिमाग में एक चित्र बन जाता है, यानी बाल के समान पतली, इतनी पतली नली, उसे कहते हैं कैपिलरी ट्यूब। इसलिए कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें हिंदी में ज़्यादा समझ में आती है। ठीक, तो अब आपको मैंने कहा करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल को हिंदी में कहते हैं क्या? संगत कोण। ठीक, संगत कोण मतलब संगत किसकी होती है? जिनकी पोजीशन आपस में सॉरी, जिनके पोजीशन आपस में सेम होते हैं, उन्हीं की आपस में संगत होती है। जैसे दो अगर बिगड़ैल दोस्त हैं, पीछे बैठने वाले हैं, गप्पा मारने, उनकी आपस में संगत होगी, दोस्ती होगी। ठीक है, मतलब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक अच्छे लड़के की दोस्ती एक बुरे लड़के से नहीं हो सकती, होती है, लेकिन नॉर्मली संगत कैसे होती है? उनकी पोजीशन के हिसाब से होती है। ऐसे अगर एंगल की बात की जाए तो यहाँ एंगल अगर समझिए तो यहाँ संगत कौन है? यहाँ अगर मैं 1 की बात कर रहा हूँ एंगल 1 के सेंस में, तो एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग या एंगल 1 का संगत कोण कौन होगा? एंगल 1 क्या है? इस एल लाइन के ऊपर है, एल लाइन के ऊपर यानी एबव है, और एन के लेफ्ट में है। तो ऐसे ही एम के सेंस में देखिए, एम के ऊपर कौन है? यहाँ पे 5 है, और 5 जो है एन के लेफ्ट में भी है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। बात क्लियर हो पा रही है? ऐसे अगर 2 की बात करें तो अब एंगल 2 ज़्यादा देखिए, 2 क्या है? एल के ऊपर है बट एन के राइट में है, तो ये एम के ऊपर और एन के राइट में कौन है? एंगल 6 है। सेम यही सारे रूल यहाँ भी वर्क करेंगे कि एंगल 4 के सेंस में एंगल 4 बिलो द एल है, यानी एल के नीचे दिया गया है, और एम के नीचे कौन है? 8 है, और ये लेफ्ट में दिया गया है, ये भी लेफ्ट में दिया गया है। एंगल 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल 8, और एंगल 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एंगल 7। क्लियर हो पा रही है? ये है आपके करस्पॉन्डिंग एंगल। बात समझ में आ रही है? आई होप आपको याद रहेगा, आप भूलेंगे नहीं। ये होगा करस्पॉन्डिंग एंगल। फिर लास्ट में आता है आपका को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे इसका यूज़ करके, कई सारे क्वेश्चन आपके क्वाड्रिलेटरल में प्रूफ में इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, कई बार आपको ट्रायंगल में इसको प्रूफ इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसलिए ध्यान समझिएगा। को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? यानी ऐसे दो एंगल जो पैरेलल लाइन के एक ही तरफ होते हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पे 2 लाइनें पैरेलल हैं, एक L और एक M पैरेलल है, तो 3 और 6 ये इस ट्रांसवर्सल द्वारा जो कट कर रहा है इसके एक ही तरफ है इसके एक ही तरफ है, तो ये 3 और 6, लेकिन दोनों आपस में इक्वल नहीं होते। इनकी अपनी प्रॉपर्टी होती है कि इनका सम जो होता है बेटा वो कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये कैसे आपस में को इंटीरियर एंगल। और एंगल 4 और 5 की बात की जाए तो एंगल 4 और प्लस एंगल 5 का भी सम कितना हो जाएगा बेटा? एंगल 4 और प्लस एंगल 5 का भी सम कितना होगा? ये हो जाएगा 180 डिग्री। क्लियर है? तो ये सारे एंगल हो गए जो मुझे आपको बताने थे। आई थिंक कुछ छूटे नहीं होगा, छूटा होगा तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर ये छूट गया, मैं उस पर ज़रूर आपके लिए वीडियो बना दूंगा। वैसे मुझे जो याद थे आ रहे थे, मैंने उस पर सारे एंगल यहाँ पे राइट कर दिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका आज क्लास में हम लोगों ने समझा एंगल क्या होता है। प्रयास मैंने पूरा किया कि आपको एंगल बेहतर तरीके से समझ में आ सके, और एंगल के टाइप कितने हैं ये समझें, और पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं ये भी समझें। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि हाँ समझ में आया है, आराम से पढ़ा है आपने, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे फिर अगली क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा।